जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। आज 11 अप्रैल है और आज फूले जयंती है। आज ही के दिन 11 अप्रैल 1827 को राष्ट्र निर्माता ज्योतिबा फूले ने जन्म लिया था। उन्होंने जो वैचारिकी की लड़ाई छेड़ी, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन पर चलकर भारत एक ऐसा मुल्क बन सकता है जिसमें समानता हो, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें लैंगिक समानता हो, जिसमें जातियां ना हो, एक ऐसा समाज जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहें। तो उसी समाज की कल्पना ज्योतिबा फूले ने की थी। उनके जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े, उनके लेखन से जुड़े और उनके आंदोलन से जुड़े मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा है इंटरनेट पर, और इनके वीडियो, इनके जो लेखन है उनको खूब सराहा जाता है। और आजकल सामाजिक न्याय की पाठशाला और व्यक्तित्वों की पाठशाला करके यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो इनसे ज्योतिबा फूले के जीवन के बारे में हम बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत शुक्रिया सुमित जी। सर, मैं पहला सवाल आपसे लूंगा कि ज्योतिबा फुले को राष्ट्र निर्माता हमें कहना चाहिए तो क्यों कहना चाहिए? बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय की पूरी वैचारिक परंपरा रही है। उस परंपरा के साथ यही दिक्कत की गई भारत के अकादमिक संस्थानों और ज्ञान के विमर्श के संस्थानों द्वारा जी, कि उन्हें राष्ट्र निर्माता या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के नायक नहीं स्वीकार किया गया। उन्हें खास तौर से दलितों, पिछड़ों, उस तबके तक सीमित कर दिया गया जिस तबके से वे खुद आते थे जी। हम एक सवाल पूछेंगे, राष्ट्र होता क्या है, राष्ट्र के मायने क्या हैं? राष्ट्र में अगर दलित, पिछड़े या जाति का सवाल सबसे महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर है तो उस पर बात करने वाला व्यक्ति राष्ट्रनायक क्यों ना हो? राष्ट्र में अगर महिलाएं हैं, महिलाओं की गैर बराबरी का सवाल, उन महिलाओं में भी वंचित शोषित तबके की महिलाओं की ज़्यादा हिमायती होने वाले विचार, अगर वो राष्ट्र के सवाल हैं तो उन विचारों पर सवाल उठाने वाले लोग क्या राष्ट्रनायक नहीं होंगे? किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, इन्हीं से तो राष्ट्र बनता है। राष्ट्र की बुनियादी चिंताएं समेटे हुए अगर कोई विचारक काम कर रहा है तो यह क्यों ऐसा ज्ञान के अकादमिक संस्थानों में किया गया कि राष्ट्र निर्माता की बजाय उन्हें जाति का, उनकी जाति का होने के नाते जाति सुधारक जी, उनके उस खास तबके का होने के नाते उसी तबके की पहचान बनाना, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। और मैं आपके सवाल से सहमति दर्ज करता हूं कि अगर एक विचारक के यहाँ किसानों के सवालों पर बात है, मजदूरों के सवालों पर बात है, शिक्षा पर बात है, महिलाओं के बराबरी और आज़ादी के सवाल हैं, जाति उन्मूलन का सवाल है, रोजगार और स्वास्थ्य का सवाल है, तो यही राष्ट्र है। इसलिए मैं ज्योतिबा फूले को बहुजन नायक, पिछड़े तबके का नायक कहने की बजाय राष्ट्र निर्माता, अगुआ शिल्पकार मानता हूं। बिल्कुल, उन्होंने पूरा देश को निर्माण में जो योगदान दिया था, उन्हीं की नींव पर चलकर आज हमारा देश जो आगे बढ़े तो एक अच्छे समाज की तरफ बढ़ सकता है। ज्योतिबा फुले ने जिस समाज से वो आते थे, वो माली जाति से आते थे, जो आज ओबीसी समाज माना जाता है। ओबीसी समाज ने ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले को बहुत अपनाया नहीं है। उन्होंने बहुत, जैसे आप अगर दलितों की बात करें तो रमाबाई, माता रमाबाई हों या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, तो बहुत उनके प्रति श्रद्धा नजर आती है, उनके प्रति बहुत प्यार नजर आता है। और वो दलित समाज में ज्योतिबा फुले के प्रति भी है। लेकिन ओबीसी समाज जो है वो अपने ही नायकों को भूल गया। बिल्कुल ठीक सवाल है और आज के दौर में इस सवाल से अहम सवाल कोई नहीं हो सकता। इस देश की आधी आबादी से ज़्यादा संख्या जिसकी हो, यानी इस देश का हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है जी। इतने बड़े तबके के साथ अगर कोई विचार मजबूत होता, सांस्कृतिक आंदोलन मजबूत होता, तो इस देश पर 15% अपर कास्ट का शासन आज़ादी के 7 दशक बाद भी नहीं कायम रहा था जी। वह शासन राजनीतिक ही नहीं है, वह सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। तो वो वर्चस्व है, जिसे अंतोनियो ग्रामशी के शब्दों में कहें तो हेजेमनी है जी। वो कल्चरल हेजेमनी भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है। उस हेजेमनी को बनाए रखने वाले लोगों को पता था कि उनकी आबादी 15% है, तो वो उन 15% के ही हिमायती बने रहेंगे, तो वो राज नहीं कर सकते।
इसलिए उन्होंने उस तबके को चुना जिसके साथ सामाजिक भेदभाव दलित तबके की तरह नहीं था, यानी वो अछूत नहीं थे। उनके 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 साथ जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो आदिवासियों की जैसी नहीं थी कि उनको अपने वजूद तक को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ती। ये एक मध्यवर्गीय सामाजिक स्तर के लोग हैं जिनके पास थोड़ी जमीनें, थोड़ा पशुपालन, कृषि, सामान्य हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, ये इनके पास थे। इसलिए इस पूरे तबके को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अपने नैरेटिव गढ़ने से रोका गया, जिसके चलते ज्योतिबा फूले खुद माली जाति से आने वाले, ईवी रामास्वामी पेरियार जो गडरिया जाति हैं, पशुपालक जाति हैं, चरवाहा हैं, उनको, या इस तरह के तमाम नायक, हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि पिछड़े वर्ग में कोई चेतना नहीं थी। डिप्रेस क्लास लीग बनता है उत्तर भारत में 1930-40 के दशक में। त्रिवेणी संघ काम कर रहा था बिहार में। यूपी में आज़ादी के बाद अर्जक संघ बहुत तेजी से मजबूत होता है। रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, या उसके पहले आप देख लें तो शिवदयाल सिंह चौरसिया, पेरिया ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, वैचारिक परंपरा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो सामाजिक और सांस्कृतिक काम था वो अधूरा रह गया। इसलिए यह बिल्कुल ठीक है कि हिंदुत्व को जिस कंधे की जरूरत थी ना, वो उसको ओबीसी को बना दिया और ओबीसी अपने कंधे पर हिंदुत्व को ढोने लगा। लेकिन और वही ओबीसी अपने ही वैचारिक परंपरा से कट गया। इसलिए वह न फूले को अपना पाया, न पेरियार को अपना पाया, न उत्तर भारत के तमाम ओबीसी लोगों को। तो इस पूरी सांस्कृतिक और सामाजिक समस्या के रूप में हमें इसे देखना चाहिए। ऐसे में ज्योतिबा फूले या और तमाम ओबीसी नायकों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि जिस दिन हम इतनी बड़ी आबादी को यह समझा पाए कि ज्योतिबा फूले के शब्दों में आप शूद्र हैं, दलित और आदिवासी अति शूद्र हैं, तो उस दिन फिर इस देश का कायाकल्प हो जाएगा और जैसा राष्ट्र बनना चाहिए उस दिशा में। शूद्र तो जो ओबीसी समाज है वो तो मानता नहीं है, वो तो कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम तो जो शासन करता रहे हैं बलशाली हैं, और उनका तो इतिहास अब वो नया ढूंढ रहे हैं, वो तो अपने नायकों से अलग हैं और मान ही रहे हैं शूद्रों को। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ थोड़ा सा अंतर विरोध ज्योतिबा फूले के यहाँ भी है। फूले अपनी किताब में एक दो जगह लिखते हैं कि क्षत्रिय शब्द, छत्र यानी खेत से बना है। थोड़ा बहुत विमर्श इसका है। नायक हैं जो उनको क्षत्रिय और क्षत्रप से बना है, क्षत्रप खेत से बना है, और उससे यहां तक होता फिर भी ठीक था। लेकिन वही फूले वर्ण व्यवस्था में ओबीसी को शूद्र ही कहते हैं और कहते हैं कि ये दो वर्गों का संघर्ष है। असल कम्युनिज्म तो यहाँ है। फूले, पेरियार और अंबेडकर से बड़ा मार्क्सिस्ट कौन होगा भारत के संदर्भ में। तो फूले कहते हैं कि ये दो तबकों का संघर्ष है, वैचारिक और सांस्कृतिक। एक तरफ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग है, दूसरी तरफ शूद्र अतिशूद्र वर्ग है। यह एक स्पष्ट वैचारिक खाका है जिसे आज की ओबीसी जातियों तक ले जाना होगा। आपके साथ अछूत का व्यवहार नहीं हुआ, आपके पास थोड़ी आर्थिक सामाजिक हैसियत अपने निचले पायदान के लोगों से बेहतर थी, इसलिए आप बार बार क्षत्रिय, मैं तो कहता हूं आप उस वर्ण व्यवस्था में जाना ही क्यों चाहते हैं? आप खुद को क्षत्रिय बना लेंगे तो क्या आपके विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो जाएंगे? क्या आप राम मंदिर में पुरोहित बन जाएंगे? क्या आपके क्षत्रिय कहने से, जैसे अहिर लोग भी अपने को मार्शल कौम कहते हैं, जिस तबके से मैं आता हूं, मार्शल कौम है हम, हमारा कभी शोषण नहीं हुआ। तो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से क्यों धुलाया गया? ये तो सवाल पूछना चाहिए, और उत्तर प्रदेश बिहार के तमाम लोगों को। इसी तरह से लोधी राजपूत, चौहान क्षत्रिय और तमाम जातियां हैं ओबीसी की जो अपने को क्षत्रिय मान रही हैं। कोई अशोक से जोड़ता है। परंपराओं का आत्मसातीकरण बेहद जरूरी है, लेकिन परंपराओं का आत्मसातीकरण, इतिहास को पकड़ना, समझना, वो ब्राह्मणवादी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। अगर हम खारिज कर रहे हैं तो आप अपने को शूद्र नहीं कह रहे हैं तो क्षत्रिय भी मत कहिए, और आप कहिए कि आप कृषक, कामगार, श्रमशील, कमेरा जाति के लोग हैं। जी बिल्कुल। फिर आपका सांस्कृतिक विमर्श व्यवस्थित होगा।
फुले साहब जो हैं मिथकों पे भी बहुत कड़ा प्रहार करते हैं। उनकी किताब गुलामगिरी की हम चर्चा करें या किसान का कोड़ा की बात करें, तमाम उनका जो लेखन है वो हिंदू मिथकों को खासकर बहुत एक कड़ा प्रहार करते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने पढ़ी उनकी किताब, तो क्या कुछ दिलचस्प जानकारी बता सकते हैं? बेहद दिलचस्प है, बेहद खतरनाक है। और आज के दौर में अगर फूले साहब होते तो उनकी तो कई बार लिंचिंग हो चुकी होती, उनको कई 100 साल के लिए जेल में डाल दिया गया होता, यूएपीए भी लगता और तमाम जितने कानून हैं सब लगे थे, देशद्रोही साबित हो जाते। क्यों? क्योंकि जिस छद्म वैचारिक जमीन पर हिंदू राष्ट्र का खाका खड़ा किया गया है ना, फूले साहब उसकी जमीन ही खोद रहे हैं जी। जो काम बाद में और व्यवस्थित तरीके से दक्षिण भारत में पेरियार ने किया, उत्तर भारत तक पेरियार आए, और व्यवस्थित तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर, ये बात ओबीसी तबके को समझनी चाहिए। आप एक तबका है ओबीसी में जो अब चीज़ों को समझ रहा है, वो डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़ता है, वो फूले और पेरियार को भी पढ़ रहा है, उसे दिक्कत नहीं है। लेकिन गांव तक पिछड़े तबके के लोग आज भी डॉक्टर अंबेडकर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये वही लोग हैं जो फूले और पेरियार को जानते ही नहीं जी। अगर आप फूले को जानते और यह तथ्य जानते कि बुद्ध और कबीर के बाद तीसरा गुरु अगर डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था तो ओबीसी जाति के, माली जाति के फूले को बनाया था जी। और वो क्यों बनाया था? और उन्होंने कहा शूद्र कौन थे, ये किताब अपनी डॉक्टर अंबेडकर ने फूले को समर्पित की है जी। और फूले साहब के लिए कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि उस जमाने के तमाम भारतीय पुनर्जागरण के बड़े बड़े नाम परिवार सुधारक थे, ज्योतिबा फूले समाज सुधारक थे। तो इसकी जमीन कहां बनती है? डॉक्टर अंबेडकर कहां से अपनी वैचारिक जमीन मजबूत करते हैं? फूले की गुलामगिरी से जी। तो गुलामगिरी क्यों लिखा ज्योतिबा फूले ने? 1873 की किताब है, दिलचस्प वाकया है। इसी ज्योतिबा फूले को नहीं पता था जाति क्या होती है, और आज़ादी के 100 साल पहले, भारत की आज़ादी के 100 साल पहले 1847 में वो अपने सबसे प्रिय मित्र की बारात में शामिल होते हैं और ब्राह्मणों की नज़र पड़ती है तो कहते हैं कि ये शूद्र हमारी बारात में कैसे शामिल है। आज भी तमाम छत्री कहने वाली ओबीसी जातियों के साथ यही हो रहा है, लेकिन वो गुमान में अपने को छत्री कह रहे हैं। वही फूले साहब के साथ हुआ। वो झटका था जाति के नाम पर। 7 साल के थे, स्कूल से निकाल दिया जाति के नाम पर, पिता ने रोक दिया स्कूल से, दोबारा फिर स्कूल भेजा गया। तो ये जो 2 झटके फूले साहब को लगे, उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था जाति उन्मूलन। और उस जाति उन्मूलन के लिए उनको यह बात समझ में आ गई थी कि धर्म शास्त्रों और मिथकों को खारिज किए बिना किसी भी तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक बराबरी की लड़ाई अर्थहीन होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय समाज, उसका सबसे ज्यादा बहुसंख्यक बहुजन तबका, जिसे वो शूद्र अतिशूद्र कहते हैं, मानसिक रूप से गुलाम है जी। तो वो जो मानसिक गुलामी वो किसकी है? मिथकों की। और मिथकों की नई व्याख्या करते हैं, और वो व्याख्याएं भले नई हों, उनके प्रमाण शास्त्रों से लिए गए। कौन पढ़ेगा? पहले या दूसरे अनुच्छेद में ही ब्रह्मा के लिए क्या लिखा है कि अपनी बेटी का बलात्कार करने वाला है। भारत सरकार ने इसे प्रकाशित किया है जी। और ब्रह्मा बेटी का बलात्कार करने वाला। परशुराम, जिसकी मूर्ति बनवा कर कुछ लोग वोट की राजनीति में कुर्सी पाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति उनकी, उनको मुबारक। वो ज्योतिबा फूले को अगर पढ़ेंगे तो दैत्य, आतताई, निरंकुश, निर्दयी परशुराम को कहा गया है। वराह को की आलोचना की गई है। सवाल क्या है? इस बात को सुमित भाई पकड़ना होगा। सवाल बेहद तार्किक है। अगर विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो गर्भधारण कहाँ हुआ? अगर मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो पैदा होने के बाद स्तनपान कहाँ हुआ? खंभे से अगर एक व्यक्ति पैदा हो रहा है, हिरण्यकश्यप और तमाम किसकी बात, नरसिंह की बात कर रहे, खंभे से पैदा हुए तो कहे उनका गर्भनाल किसने काटा? ये सवाल बड़े तार्किक तो ये बहुत बुनियादी सवाल हैं, जिससे आप अगर बुनियादी छोटे छोटे सवाल पूछ लें तो ये सारे मिथकों की हवा निकल जाती है। ब्रह्मा के 4 मुख थे तो वो स्तनपान किस मुख से करते थे?
ये वो तार्किक सवाल थे ना जिसने गुलामगिरी के जरिए एक वैचारिक क्रांति का आगाज कर दिया। और गुलामगिरी को हमें केवल इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने भारतीय सो कॉल्ड धार्मिक चीज़ों की अवहेलना की। उससे ज़्यादा तो पेरियार साहब कर चुके थे। वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को तिरस्कृत करते थे। वो किसी राम के नहीं रावण के उपासक थे। वो काले को पहनते थे। वो जमीन जो तैयार हुई ना, मध्य भारत में पेशवाई शासन था। जिस समय दुनिया आधुनिकता के पंख पहन करके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हो रही थी, वो उस समय यहाँ पेशवाओं का शासन चल रहा था। मुख पर, गले में हांडी, पीठ पे झाड़ू। उस पेशवाई के दौर से निकला हुआ महाराष्ट्र का वो पूरा आंदोलन जो जाति के नाम पर मजबूत होता है, वो जमीन बनती है ज्योतिबा फूले की। और इसलिए गुलामगिरी को पढ़ना जरूरी ये है कि वो आपके मानसिक गुलामी से आपको दूर करेगा। कि जिन मिथकों को आप गुलाम बनाए हुए ना, वो कहते हैं कि वराह जो है 3 कदम में उन्होंने धरती नाप दी, आकाश नाप दिया, तीनों लोक नाप दिए। सवाल पूछते हैं कि जब धरती नापने के लिए कदम बढ़ाया होगा तो जाने कितने गांव और लोग गांव के दब गए होंगे। आकाश को जब नाप लिया तो ऊपर वाला हिस्सा शरीर का टिका कहां था। ये सवाल एक तार्किक प्रक्रिया की उपज है। आज के युवाओं को गुलामगिरी इस रूप में पढ़नी चाहिए कि जिस दौर में मंदिर बनाने के लिए चंदा लिया जा रहा है, जिस दौर में हिंदू धर्म को खतरे में बताया जा रहा है, जिस दौर में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, उस दौर में जरूरत इस बात की है कि रामचरितमानस और गीता को घर से बाहर करके हर घर में गुलामगिरी का पाठ होना चाहिए। यह महत्व है गुलामगिरी जी। अगर वो गुलामगिरी ये लोग पढ़ें तो अभी जो पिछले दिनों आपने गाजियाबाद में देखा, वो यादव ही एक लड़का था जिस मुस्लिम लड़के को पानी पीने की वजह से पीटा गया। तो वो मुझे लगता है रामायण और गीता की जगह अगर गुलामगिरी को पढ़ें तो उनके ये चश्मा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने नारी शिक्षा पे भी बहुत काम किया। खुद माता सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पढ़ाया और फिर भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और बहुत संघर्ष किया। मौजूदा दौर में जो फूले साहब हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर नीतियाँ और एक नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लेके आई है। कैसे देखते हैं दोनों को? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और वो सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक बड़े वैचारिक दार्शनिक प्रतीक को कई बार एक मुकम्मल खाके में देखना वक्त की ज़रूरत होती है। भारत के पुनर्जागरण का असल दावेदार अगर कोई है, अगुआ हस्ताक्षर कोई है, तो वो ज्योतिबा फूले हैं। और उसकी वजह ये है कि वह जब जाति के नाम पर शोषित होते हैं ना, 2 जगह, स्कूल से निकाले जाने और बारात से निकाले जाने, तो जाति के उन्मूलन को अपना मिशन बनाते हैं। लेकिन उस मिशन के जो रास्ते निकलते हैं ना, वो रास्ते, एक रास्ता था शिक्षा का और दूसरा रास्ता था लैंगिक बराबरी का, महिलाओं की आज़ादी का। कहीं स्त्री विमर्श के तमाम विमर्शों में, भारतीय ज्ञान मीमांसा में, आपने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने खुद फाइनल ईयर में एक फेमिनिज्म नाम का 1 साल का पेपर मेरे पास में था। तमाम लोगों के बारे में पढ़ा, राजा राम मोहन राय से लेकर पंडिता रमाबाई और तमाम जो भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तमाम लोग पढ़ा दिए। लेकिन भारत की पहली महिला शिक्षिका के बारे में हमको नहीं मालूम चला। ज्योतिबा फूले जो राष्ट्र निर्माता है, उनके बारे में नहीं पता चला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, उनके बारे में जिक्र नहीं किया। तो एक सिस्टमेटिकली उनको पूरा का पूरा हटाया गया विमर्श से। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप पूरा सच जान लेंगे तो जिनकी सत्ता कायम है वो तो अपने आप जमींदोज हो जाएगी। और वो सच ये है कि जाति उन्मूलन की लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फूले शिक्षा, लैंगिक समानता, जिसे आज हम सामाजिक न्याय कहते हैं ना, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय। आज सामाजिक न्याय उस अपर कास्ट के टर्मिनोलॉजी में, उनके व्याकरण और शब्दकोश में आरक्षण तक सीमित है। सामाजिक न्याय का अर्थ आरक्षण नहीं है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर किस्म का न्याय। यही काम बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले से आगे जाएंगे तो पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर जिनका आपने जिक्र किया, इन दोनों क्या मिलता है? पेरियार कहते हैं कि ये बेड़ियां हैं जो गहने आप पहनती हो। महिलाओं की आज़ादी के लिए क्या नहीं किया पेरियार ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए कितने तरह के कानूनी प्रावधान बनाए, उसको तो ये देश इंडोर्स किया ही नहीं। फूले ने शिक्षा, और शिक्षा में भी महिलाओं की आज़ादी की जो बुनियाद रची, वो भी शिक्षा पर रची। और उन्होंने कहा कि घर की पाठशाला, उसमें अगर आपने महिला को बराबरी का हक नहीं दिया, उसे शिक्षित नहीं किया, तो पूरा का पूरा आपका सामाजिक
तंत्र ही शोषण परक ही रह जाएगा। और इसके लिए वो क्या कहते हैं, किसानों का भी जिक्र आपने किया, आज अगर फूले होते तो नई शिक्षा नीति के खिलाफ सबसे पहले संसद चलो, सरकार गिराओ, इसके लिए आंदोलन करते और ये सवाल पूछते जो हंटर कमीशन के सामने उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को मिलने वाले दान के पैसे को बंद करिए और उस दान के पैसे को शिक्षा में लगाइए। हंटर कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया कि गांव में स्कूल क्यों नहीं है, नीची जाति के बच्चों के लिए कितने स्कूल आपने खोले हैं, आपके विश्वविद्यालय किनको शिक्षा दे रहे हैं, आपके शिक्षा का पाठ्यक्रम किस चीज को तैयार कर रहा है, क्या इस देश के कृषक, कामगार, वंचित, शोषित तबके की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वह उस पाठ्यक्रम में शामिल है, क्या उन पाठ्यक्रमों से कोई रास्ता निकलता है। और वो कहते हैं कि शिक्षक का वेतन तक आप कम देते हैं, शिक्षा को क्रांति का बीज मानते हैं। आज अगर ज्योतिबा फूले होते तो नई शिक्षा नीति को ध्वस्त करने की लड़ाई लड़ रहे होते, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ग्रेडेड ऑटोनॉमी और 40% ऑनलाइन एजुकेशन। ज्योतिबा फूले की लड़ाई थी कि गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, और हंटर कमीशन से सवाल पूछते हैं कि कितने आपने स्कूल खोले, और उनको सुझाव देते हैं कि गांव के लिए विशेष स्कूल खोले जाएं, विशेष विश्वविद्यालय खोले जाएं। और आज जो गांव के स्कूल हैं उन्हें नई शिक्षा नीति के जरिए बंद किया जा रहा है। ये लड़ाई है महिलाओं की बराबरी की लड़ाई, महिलाओं को बराबरी की। गुलामगिरी में लिखते हैं कि हमें आज़ाद दुनिया बनानी है। आज़ादी के नारे हम आजकल बहुत सुनते हैं, आज़ादी अब नारों में सिमट के रह गई, और जो वो नारे लगाते हैं उनके भी कई चेहरे नजर आते हैं। सामाजिक न्याय के ये राष्ट्र निर्माता, इनके यहाँ आप लैंगिक न्याय, शैक्षणिक क्रांति और उसके साथ साथ आर्थिक क्रांति की भी सवाल देखते हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आज अगर ज्योतिबा फूले होते तो नई शिक्षा नीति तो कभी लागू नहीं हो पाती, यह तो तय है। बिल्कुल, शिक्षा पे उन्होंने बोला कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, और इसके बिना कितने अनर्थ हुए हैं शूद्रों के साथ में। तो शिक्षा पे जाहिर तौर पर उनका बहुत खास योगदान रहा, और तमाम हमारे जो बहुजन समाज है उनको भी अपने बच्चों की, खासकर लड़कियों की शिक्षा पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा कि अगर ज्योतिबा फुले आज होते तो क्या टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर आपको भाषण देते हुए नहीं दिखते? हाँ बिल्कुल ठीक। अभी आपके पिछले टिप्पणी से जोड़ लूँ ये बात कि ये जो पदबंध बहुत लोकप्रिय है ना, और दिलचस्प है, इस पे विचार करे भारत का एकेडमिया और भारत के जो अपर क्लास एलीट अंग्रेजी दां बुद्धिजीवी हैं। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना मान गया, और मान बिना शूद्र भय, एक अविद्या ने जाने कितने अनर्थ किए। यह वाक्य, यह वैचारिक दर्शन क्या राष्ट्र निर्माण का दर्शन नहीं है? बिल्कुल। और यह वैचारिक दर्शन किस पुस्तक में आया? 1873-74 के आसपास, 1870 से 80 के बीच का वो दौर है जब मुकम्मल ढंग से ज्योतिबा फुले अपने सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं को बौद्धिक तबके के जरिए, बौद्धिक लेखन के जरिए जमीन पर उतार रहे हैं। और ये लाइन उसी समय लिखी गई, किसान का कोड़ा। जी, बहुत लोग किसान थे, लेकिन किसानों के ऊपर पड़ने वाले कोड़े को महसूस किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। और फिर उन्होंने जब कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने क्या सवाल उठाया था? जिस तरह से किसान हैं, उन्होंने किसानों की कैटेगरीज बनाई, और उन्होंने कहा कि किसान में कुछ भूमिहीन किसान है, कुछ ज़्यादा अमीर किसान है, ज़्यादा ताकतवर किसान है। आज ज्योतिबा फुले होते तो यह सवाल करते, सिंघू बॉर्डर जाते, सिंघू बॉर्डर पर ताकतवर सक्षम ट्रैक्टर और मर्सिडीज से आए हुए किसानों के साथ खड़े होते, उनके लिए भी कहते कि इनकी भी जमीन नीलाम करने का जो तुम कानून लाए हो वो गलत है। ये जो तीनों कृषक कानून है वो गलत है। लेकिन उसी मंच पर खड़े होकर ज्योतिबा फुले यह भी सवाल पूछते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बजाय पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन इलाकों के जो भूमिहीन किसान हैं, जो छोटी जोत के किसान हैं, जिनके यहाँ 3 तरह का शोषण है, ज्योतिबा फुले समझाते हैं। पहला शोषण राज यानी शासन का, दूसरा शोषण ब्राह्मण पुरोहित जो उसमें से जो पैदा हो रहा है उसको दान के नाम पर ले रहा है, और तीसरा शोषण साहूकार का। तो आज ज्योतिबा फुले होते तो गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर के कहते कि यह तो गलत हो ही रहा है, लेकिन वो जो कई स्तर से इतना मार के कमजोर कर दिया गया, जो गाजीपुर, टीकरी, शाहजहांपुर बॉर्डर नहीं आ पा रहा है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा?
तो आज ज्योतिबा फूले होते तो किसान के कोड़े के जितने प्रकार हैं उन सब प्रकारों को उस गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर में लगाते और कहते कि इस देश की और उन्होंने कहा कि किसानों को आप शिक्षा नहीं देते, किसानों को तकनीक से वंचित करते हैं, किसानों को पढ़ाई से वंचित कर देते हैं, तो किसानी का पेशा तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। 150 साल पहले एक व्यक्ति कह रहा था जी। और आज हमने किसानी को क्या बना दिया। जैसे उन्होंने शिक्षा के लिए जो काम किए, जहां उन्होंने उनको स्कूल से निकाला गया उसे ही एजुकेशन हब बना दिया, दक्कन लिटरेरी सोसाइटी बनाते हैं, एग्रीकल्चर एक्ट पास करवाते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के साथ मजदूरों का सवाल जोड़ना बहुत जरूरी है, मजदूरों की पहली मजदूर एसोसिएशन बनवाते हैं, मजदूरों के बीच जाके काम करते हैं और 14 घंटे काम का घंटा नहीं होगा उसको कम करवाते हैं। अपने अखबार दीनबंधु में वो लिखते हैं कि अमानवीय स्थितियों में मजदूरों के साथ शोषण होता है जी। कहाँ है वामपंथ? नहीं है। असली वामपंथ तो फूले में है, असली प्रगतिशील विचार तो फूले में है, असली जो है राष्ट्र निर्माता फूले हैं। तो आज वाकई अगर ज्योतिबा फूले होते तो इन तीनों कृषक कानूनों के साथ, तीनों मजदूर कानूनों के खिलाफ भारत में चल रहे आंदोलन, और जहां नहीं चल रहा है आंदोलन लेकिन चलना चाहिए था, उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं, उनकी भी आवाज उठाते और देश की अगुवाई कर रहे होते। जो मौजूदा दौर है, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, तो तमाम एक ऐसी सत्ता है जो एक धर्म विशेष और एक मकसद को लेकर चलती है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको मंदिर बनाना है, हमको सबको हिंदू बना देना है, या उस तरह पे चलती है। तो इस फासिस्ट विचारधारा को, ये जो मानसिकता है, आपको लगता है कि इसका काउंटर सिर्फ फूले अम्बेडकरवादी विचारधारा हो सकती है, क्योंकि उसी में वो ताकत है जो इनको कड़ा जवाब दे सकती है? मैं खुद सवाल के रूप में इसे दर्शकों के सामने रखूंगा कि जो विचार है, उस विचार का प्रतिपक्ष, उस विचार का काउंटर नैरेटिव विचार ही होगा ना जी। पॉइंट नंबर 1, विचार का काउंटर नरेशन कुछ और नहीं हो सकता जी। तो विचार क्या है? यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। मैं सवाल पूछूंगा, हिंदू कौन? कांचा इलियास साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, मैं हिंदू क्यों नहीं हूं जी। और ज्योतिबा फूले तो पहले ही गुलामगिरी में लिख चुके हैं कि हिंदू कौन है। बाहर से तुम आए, ज्योतिबा फूले साफ लिखते हैं, बाहर से तुम आए और तुमने यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। अपने धर्म शास्त्र की किताबों से तुमने यहाँ के लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया, और मानसिक गुलाम बनाने के लिए मुख से पैदा किया, भुजाओं से पैदा किया, क्योंकि तुम्हें शूद्रों को पैरों से पैदा करवाना था जी। ताकि पैर से पैदा हुए लोग वंचित शोषित बने रहें और हम उनका शोषण करते रहें। फिर हिंदू कौन? फिर हिंदू तो एक है ही नहीं। ब्राह्मण और शूद्र, अति शूद्र, इन दोनों के बीच क्या कोई एक करने वाला धर्म वाकई है क्या? नहीं है। यह है विचार, और यह विचार तथागत बुद्ध से आता है। यह विचार कबीर, रैदास, नानक, पलटू, भीखा साहब से आता है जी। कबीर साहब ने कहा, अरे इन दो न राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट है क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। कबीर साहब की वैचारिक धारा, रैदास की वैचारिक धारा, वह पूरी धारा है, वैचारिक धारा है जो फूले साहब में दिखती है। वही वैचारिक धारा आगे अंबेडकर और बाकी लोगों में दिखती है। हिंदुत्व के पूरे विचार को भीतर से यह धारा खोखला कर देती है। इसी में जवाब निहित है कि उस फेक हिंदुत्व को अगर वाकई आपको डिस्ट्रॉय करना है, उसको खत्म करना है, या जो हमारे दलित पिछड़े भाई हैं जो हिंदू बनने के नाम पर राम मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, बच्चे को लैपटॉप नहीं देंगे। आज ऑनलाइन एजुकेशन इसी नई शिक्षा नीति में आ गया है। उनके बच्चों के स्कूल खत्म किए गए, विश्वविद्यालय खत्म किए जा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहे, लेकिन वो राम मंदिर के नाम पर चंदा जरूर देंगे। उन लोगों से ये सवाल पूछते कि तुम अगर हिंदू हो तो तुम्हारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? विचार का जवाब विचार देगा, दर्शन का जवाब दर्शन देगा, और जो झूठा दर्शन है उसको सच्चा दर्शन अपने आप काउंटर कर देगा। जिस दिन इस देश के गांव-गांव में फूले, अंबेडकर, पेरियार के विचार पहुंच गए, घर के व्हाट्सएप ग्रुप में गुलामगिरी, जाति का विनाश पर चर्चा होने लगी, हिंदुत्व अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। उसी दिन इस देश में सामाजिक क्रांति होगी, उसी दिन इस देश में सांस्कृतिक क्रांति होगी, उसी दिन इस देश में आर्थिक क्रांति होगी।
जी, तो बड़ी बात आपने कह दी। मेरा आखिरी सवाल है कि आप अभी एक सामाजिक न्याय की पाठशाला और व्यक्तित्व की पाठशाला चला रहे हैं। ये आप पढ़ाई लिखाई करने वाले व्यक्ति हैं, ये सब करने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? इसका क्या महत्व आप देखते हैं? बिल्कुल देखिए, जैसे आपका चैनल है ना, ये इस बात की ज़रूरत महसूस करता है कि हमें किसी तरह की टीआरपी व्यूअरशिप के उस चीज़ को नहीं करना है। नहीं तो आप भी किसी सिनेमा स्टार के छींकने और खांसने पर वीडियो बनाते, आप योगी आदित्यनाथ एएनआई के पत्रकार को कैसे गाली दे रहे हैं उस पर वीडियो बनाते, आप दाढ़ी कोई प्रधान सेवक बढ़ा ले रहा है उस पर वीडियो बनाते। आप किस पे वीडियो बना रहे हैं? वैचारिक काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं एक प्रोफेसर हूं, अभी फिलहाल तक तो हूं, जब तक कि नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू ना हो जाए। मेरा काम ये है कि जिस रास्ते चल करके, जिन पगडंडियों पर चल करके गांव से निकल कर मैं शहर आ पाया, ये मौके इस देश में कितने लोगों को मिल रहे हैं? शिक्षा उनके हाथ से छीन ली गई। अगर फूले होते तो शिक्षा बचाने की लड़ाई में इस देश के जन जन को खड़ा कर देते। यह बात कौन समझाएगा आम जनता को? यह बात कौन समझाएगा कि अगर फूले अंबेडकर पेरियार न होते तो हम आज यहां न होते? अगर मैं पढ़ने लिखने के बाद यह अहमियत समझता हूं कि जिन पगडंडियों पर चलकर मैं यहां तक पहुंचा हूं या मेरे जैसे लोग पहुंचे, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी आंख के सामने उस पगडंडियों को तबाह किया जा रहा है तो मैं बोलूं, मैं आवाज़ उठाऊं, मैं लोगों को समझाऊं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। विचार की लड़ाई विचार से होगी। अब कोई सीधे लिंचिंग हो रही है, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ से छीन लिया जा रहा है। इस सब को अपनी आंख से देखते हुए सामाजिक न्याय जो विचार है, सामाजिक न्याय जो इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया का मुकम्मल विचार है, उसमें आर्थिक न्याय, उसमें सामाजिक न्याय, उसमें लैंगिक न्याय, इसलिए मैंने वो पाठशाला शुरू की। कलम और किताब की बात, हमारे पुरखे हल चलाते थे, मोची नाई बढ़ई कुम्हार लुहार और इनके काम करते थे। पुरखे खप गए कि पीढ़ियों के लोग उजाला देख सकें। हम पहली बार तो हमारे हाथ से कुम्हार लुहार बढ़ई नाची मोची की चीज़ें हटी, कलम और किताब आई। तो जब कलम और किताब आई तो हम अपना मुस्तकबिल अपने से लिखेंगे। शिकारियों की गाथाओं में हिरनों के किस्से नहीं होते, इसलिए हमें अपनी गाथाएं खुद कहनी है। हम सामाजिक न्याय की पाठशाला नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? हम व्यक्तित्वों की पाठशाला में बताएं कि 25 नायक कौन है। हम किताबों को लेकर के आम जनता के बीच में चलाएं। आपका चैनल यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज चला रहा है, वो क्यों चला रहा है? क्योंकि वो जानता है पे बैक टू सोसाइटी। तो हमारी जो जिम्मेदारी है हम वही निभा रहे हैं। हम कोई महान काम नहीं कर रहे, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, हम वही कर रहे हैं जो हमारे जैसे लोगों को करना चाहिए। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने एक बड़ी बात कह दी आखिर में कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी, जो पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जिनके पुरखों ने इतनी मेहनत की और तब जाकर हम लोग थोड़ा सा एक अच्छी जगह पर पहुंच पाए, लेकिन वहां पहुंचकर भूल मत जाइए कि आपकी जड़ें क्या हैं, कहां से आए हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है। फूले शाहू अम्बेडकरवादी पेरियारवादी इन विचारों को, इन गाथाओं को आप ही आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं उनके बारे में। हमारी तरफ से आपको फूले साहब की जयंती की ढेरों बधाई। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रोफेसर साहब के जो चैनल है उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे लोगों का हौसला ज़रूर बढ़ाया जाना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।